जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। कभी ये महसूस किया है कि हम अपनी ही आदतों के कैसे गुलाम से हैं? सुबह आँख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक। सोचिए कितने काम हम लगभग बिना सोचे समझे अपने आप ही कर डालते हैं। जैसे आज सुबह उठकर क्या किया? क्या आदत के मुताबिक फोन चेक किया? दांत ब्रश करते वक्त क्या ये सोचना पड़ा कि ये ब्रश कैसे पकड़ना है या कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है? कौन सा जूता पहले पहना, दायां या बायां? और ऑफिस जाने का रास्ता, शायद ही कभी हम नया रास्ता आजमाते हैं, है ना? सब कुछ जैसे ऑटो पायलट पर चलता है। आज हम इन्हीं अदृश्य शक्तियों यानी हमारी आदतों की गहराई में उतर रहे हैं। हम चार्ल्स डुहिक की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के कुछ अंशों को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं, हमारे दिमाग के कौन से कोने में ये घर बनाती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? बिल्कुल, और यही इस विश्लेषण का, इस चर्चा का मिशन है, आदतों के पीछे के विज्ञान को उजागर करना। हम देखेंगे कि ये कैसे सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों और संगठनों में भी अहम भूमिका निभाती हैं। और क्या बदलाव वाकई मुमकिन है? इसके लिए हम डूहिक की किताब में दिए गए शोधों, जैसे वो MIT के चूहों वाले प्रयोग, हाँ हाँ। वुल्फ्रेम शुल्स के बंदरों पर किए गए स्टडीज और लीजा एलन जैसी वास्तविक जीवन की कहानियां, अच्छा, वो मैराथन वाली? हाँ भाई, या यूजीन पॉली जिनकी याददाश्त चली गई थी फिर भी आदतें बनी रहीं, और एल्कोआ या स्टारबक्स जैसी कंपनियों के उदाहरण भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी ढांचे से जिसे डूहिक आदत का फंदा या हैबिट लूप कहते हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है पर है बहुत शक्तिशाली। इसके 3 हिस्से हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, इशारा, नियमित क्रिया और इनाम। इशारा, क्रिया, इनाम, ठीक है। इशारा मतलब क्यू, वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डालता है, सिग्नल देता है कि भाई ये वाली आदत चलाओ। अच्छा। नियमित क्रिया यानी रूटीन, वो असल काम है जो हम करते हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। और इनाम, रिवॉर्ड, वो फायदा या संतुष्टि है जो उस काम से मिलती है। और यही इनाम दिमाग को सिखाता है कि ये लूप याद रखने लायक है। इसे समझने के लिए MIT में चूहों पर हुआ एक प्रयोग बहुत बहुत मददगार है। हाँ, वो भूल भुलैया वाला प्रयोग, बताइए उसके बारे में थोड़ा। हाँ, तो शोधकर्ताओं ने चूहों को एक टी आकार की भूल भुलैया में छोड़ा। उसके एक छोर पर चॉकलेट का टुकड़ा रखा था। जब भूल भुलैया का दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुलता, ये इशारा था, तो चूहे अंदर जाते। ओके। शुरुआत में वे कंफ्यूज थे, रास्ता ढूंढते, दीवारें सूंघते, कभी इधर कभी उधर। इस दौरान उनके दिमाग की गतिविधि बहुत तेज थी, वो सोच रहे थे, निर्णय ले रहे थे। उनकी नियमित क्रिया थी भूल भुलैया में चलकर चॉकलेट तक पहुंचना। और इनाम? इनाम जाहिर है वो चॉकलेट। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर हाँ धीरे धीरे क्या हुआ? हाँ वही। क्या वे हमेशा इतना ही सोचते रहे? नहीं, यही तो आदत का जादू है। जैसे जैसे चूहे ये प्रक्रिया दोहराते गए, वो रास्ता सीखते गए। कुछ दिनों बाद क्लिक की आवाज सुनते ही वे बिना भटके तेजी से सीधे चॉकलेट तक पहुंचने लगे। अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनके दिमाग में हो रहा बदलाव था। उनकी जो ओवरऑल दिमागी गतिविधि थी वो काफी कम हो गई। ऐसा लगा जैसे दिमाग अब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। हाँ, ज्यादातर गतिविधि दिमाग के एक गहरे पुराने हिस्से बेसल गैंग्लिया में केंद्रित हो गई। बेसल गैंग्लिया? हाँ, यह हिस्सा आदतों को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। मतलब दिमाग ने ऊर्जा बचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया था। एक बार पैटर्न बन गया तो सोचने समझने वाले हिस्से को आराम मिल गया। ये तो कमाल है। हमारा दिमाग आलसी है, ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट बना लेता है। कह सकते हैं एफिशिएंट है। हाँ, एफिशिएंट। और ये सिर्फ चूहों में नहीं, हम इंसानों में भी होता होगा। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, इशारा शायद सोकर उठना, क्रिया ब्रश करना, इनाम वो ताजगी का एहसास। ये इतना ऑटोमेटिक है कि हम सोचते भी नहीं इसके बारे में। बिल्कुल सही पकड़ा। यही फंदा रोजमर्रा की अनगिनत आदतों पर लागू होता है। कॉफी बनाना, गाड़ी चलाना, ईमेल चेक करना, सब इसी में आता है। ये छोटे छोटे ऑटोमेटिक व्यवहार हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, क्योंकि हमें हर छोटे काम के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन यही फंदा बुरी आदतों को भी उतना ही शक्तिशाली बना देता है। तो फिर ये फंदा इतना मजबूत कैसे हो जाता है कि उसे तोड़ना इतना मुश्किल लगे? सिर्फ
इशारा, क्रिया और इनाम का चक्र ही काफी है या कुछ और भी है इसमें? यहीं पर शायद वो इच्छा या क्रेविंग का रोल आता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सिर्फ इनाम मिलना ही आदत को पक्का करने के लिए काफी नहीं है। समय के साथ हमारा दिमाग इनाम की उम्मीद करना सीख जाता है, एंटिसिपेशन। जैसे ही इशारा मिलता है, दिमाग उस इनाम को पाने की एक तीव्र इच्छा महसूस करने लगता है। इसी को दुहिंग क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग। हाँ, और यही क्रेविंग है जो हमें उस नियमित क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हमें उसकी जरूरत ना हो। इसे समझाने के लिए क्या कोई प्रयोग है? शायद वो बंदरों वाला जो आप बता रहे थे। हाँ, वुल्फ्राम शुल्स के बंदरों पर किए गए प्रयोग इसे बहुत अच्छे से दिखाते हैं। उन्होंने जूलियो नाम के एक बंदर के साथ काम किया। जूलियो को सिखाया गया कि जब कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ खास रंगीन आकार दिखें, ये इशारा था, तो उसे एक लीवर खींचना है, ये क्रिया की। ठीक है। ऐसा करने पर उसे इनाम में ब्लैकबेरी के रस की कुछ बूंदें मिलती थी। शुल्स बंदर के दिमाग में डोपामाइन के स्तर को माप रहे थे। डोपामाइन खुशी और इनाम से जुड़ा केमिकल है। तो क्या हुआ डोपामाइन के साथ? क्या वो इनाम मिलने पर बढ़ता था? शुरू में तो हाँ, जब जूलियो को रस मिलता था तब उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर तेजी से बढ़ता था। ये अपेक्षित था। लेकिन जैसे जैसे जूलियो ये पैटर्न सीखता गया, एक अजीब बदलाव आया। अब डोपामाइन का उछाल रस मिलने पर नहीं, तो फिर कब? बल्कि स्क्रीन पर उन आकारों यानी इशारे को देखते ही आने लगा। अरे! मतलब इनाम मिलने से पहले ही, हाँ, रस मिलने से पहले ही दिमाग जश्न मना रहा था। यही दिमाग की इनाम की आशा थी, यही क्रेविंग थी। और अगर इशारा दिखता और रस नहीं मिलता तो जूलियो निराश या गुस्सा हो जाता, जो डोपामाइन के गिरने से पता चलता था। अच्छा, तो यही तीव्र आशा या क्रेविंग है जो आदत के फंदे को चलाती है। ये तो बिल्कुल समझ आता है। जैसे शाम को घर लौटते वक्त किसी खास बेकरी के पास से गुजरना इशारा। और अचानक पेस्ट्री खाने की तीव्र इच्छा, क्रेविंग होना, भले ही भूख ना लगी हो। दिमाग उस मीठे स्वाद, इनाम की उम्मीद कर रहा होता है। बिल्कुल। या फिर फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही उसे तुरंत चेक करने की बेचैनी, क्योंकि दिमाग शायद किसी दिलचस्प मैसेज या लाइक, इनाम की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल। और विज्ञापन जगत इसी क्रेविंग का खूब इस्तेमाल करता है। वे हमें किसी उत्पाद से मिलने वाले इनाम का एहसास कराते हैं ताकि हम उस इनाम की क्रेविंग महसूस करें और उत्पाद खरीदें। तो अगर आदतें इतनी गहरी हैं, क्रेविंग से चलती हैं और दिमाग के पुराने हिस्से में बसी हैं, तो क्या इन्हें बदलना नामुमकिन है? खासकर बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, जंक फूड या टालमटोल करना। क्या हम हमेशा इनके चंगुल में फंसे रहेंगे? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, दुहिक कहते हैं कि आदतें पूरी तरह मिटती नहीं हैं। वो हमारे न्यूरल पाथवे में, मतलब दिमागी रास्तों में बनी रहती हैं। अच्छा। इसलिए पुरानी आदतें तनाव या किसी खास इशारे के समय वापस आ सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। और इसके लिए वो आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम बताते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। सुनहरा नियम? ये क्या है? क्या ये कोई जादुई छड़ी है? हाँ, जादुई तो नहीं, पर वैज्ञानिक रूप से कारगर जरूर है। नियम कहता है, आप आदत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इशारा, क्यू और इनाम, रिवॉर्ड वही रखना होगा। बस बीच की नियमित क्रिया, रूटीन को बदलना होगा। ओह, मतलब इशारा और इनाम सेम रखो, बस बीच का काम बदल दो। हाँ, अगर आप उसी इशारे का इस्तेमाल करें और वही इनाम दें जिसकी क्रेविंग दिमाग को है, तो आप बीच के व्यवहार को बदल सकते हैं। ये सुनने में तो मतलब ठीक लग रहा है, पर क्या ये असल में काम करता है? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, AA, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। AA दुनिया भर में लाखों लोगों को शराब की लत छोड़ने में मदद करता है और वो इसी सुनहरे नियम का इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने। अच्छा। देखिए, शराब पीने की आदत के पीछे कई इशारे हो सकते हैं। तनाव, अकेलापन, सामाजिक दबाव या कोई खुशी का मौका। और इनाम भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे चिंता से मुक्ति, आराम महसूस करना, लोगों से जुड़ाव या भावनाओं का दमन। ये कहता है कि आप इन इशारों और इनामों को शायद ना बदल सकें, लेकिन आप शराब पीने की क्रिया को बदल सकते हैं। कैसे? वे क्या क्रिया सुझाते हैं फिर शराब पीने की जगह? जब किसी सदस्य को शराब पीने की तीव्र इच्छा, मतलब क्रेविंग महसूस होती है, जो पुराने इशारों से जुड़ी है,
तो उसे शराब पीने के बजाय AA मीटिंग में जाने, अपने स्पॉन्सर को फोन करने या कार्यक्रम की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, ये नई क्रियाएं भी वही इनाम देती हैं जिनकी सदस्य को तलाश थी, जैसे तनाव कम होना, सामाजिक समर्थन मिलना, अपनी भावनाओं को साझा कर पाना। तो इशारा वही, इनाम वही, बस क्रिया बदल गई। लेकिन क्या सिर्फ क्रिया बदलना काफी है? मैंने सुना है AA में विश्वास और समूह के समर्थन पर भी बहुत जोर दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। डुहिग भी यही बताते हैं कि सिर्फ सुनहरा नियम जानना ही काफी नहीं है। बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए, खासकर मुश्किल समय में, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास कि हाँ, बदलाव संभव है। AA में ये विश्वास समूह के माध्यम से आता है। जब लोग अपने जैसे दूसरे लोगों को बदलते हुए देखते हैं तो उन्हें भी यकीन होने लगता है कि वे भी बदल सकते हैं। समूह उन्हें समर्थन देता है, हौसला देता है, जवाबदेही तय करता है। सही बात है। तो क्रिया बदलने के साथ साथ एक सहायक समुदाय या एक विश्वास प्रणाली का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ आता है। मतलब क्रिया बदलो, पर साथ में ये यकीन भी रखो कि तुम बदल सकते हो और शायद दूसरों का साथ भी लो। किताब में कोच टोनी डंगी का भी जिक्र है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था अपनी फुटबॉल टीम के साथ, टेम्पा बे बुकनियर्स। हाँ, टोनी डंगी का उखान उन्नीस सुनहरे नियम को दिखाता है। डंगी जब उस टीम के कोच बने जो ज्यादातर हारती थी, तो उन्होंने खिलाड़ियों की पुरानी बुरी आदतें मिटाने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था ये मुश्किल है। अच्छा। उन्हें पता था कि खेल के दबाव में खिलाड़ी वही करेंगे जो उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए उन्होंने मौजूदा इशारों को पहचाना, जैसे खेल की कोई खास स्थिति या विरोधी की कोई चाल, और फिर खिलाड़ियों को उन इशारों पर नई, ऑटोमेटिक और ज्यादा प्रभावी क्रिया सिखाई। मतलब पुरानी आदत पे नई आदत चढ़ा दी। हाँ, एक तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को जटिल प्लेबुक रटने के बजाय कुछ मुख्य संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना और बिजली की तेजी से सही प्रतिक्रिया देना सिखाया। नतीजा, बुकानियर्स एक हारी हुई टीम से सुपर बोल चैंपियन बन गई। कमाल है। इशारा वही, खेल की स्थिति, इनाम वही, सफलता, क्रिया बदल गई, स्वचालित सही चाल। और वो मैंडी वाला उदाहरण भी था शायद, जो नाखून चबाती थी। हाँ, मैंडी नाखून चबाने की आदत से परेशान थी। थेरेपिस्ट ने उसे पहले अपनी आदत के इशारे को पहचानने को कहा। उसे पता चला कि जब वो बोर होती है या उंगलियों में हल्की झंझनाहट महसूस करती है, ये इशारा था, तब वो नाखून चबाती है। इनाम था एक तरह की शारीरिक उत्तेजना या तनाव से थोड़ी देर की राहत। थेरेपिस्ट ने उसे एक प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया सुझाई, मतलब एक ऐसी क्रिया जो नाखून चबाने से मेल ना खाए। जब भी इशारा महसूस हो तो नाखून चबाने के बजाय वो अपनी उंगलियों को अपनी जांघ पर रगड़े या मुट्ठी भींच ले, जब तक कि वो इच्छा चली न जाए। अच्छा। इससे उसे वही शारीरिक उत्तेजना, इनाम मिल गया, लेकिन हानिकारक क्रिया बदल गई। तो सुनहरा नियम वाकई शक्तिशाली है। इशारा पहचानो, इनाम समझो और बीच की क्रिया बदल दो और साथ में विश्वास रखो। अब किताब में मूल आदतों यानी कीस्टोन हैबिट्स का भी जिक्र है। ये क्या बला है? मूल आदतें, हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये वो खास आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक मूल आदत को बदलते हैं तो ये बदलाव आपकी जिंदगी के दूसरे असंबद्ध क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मतलब एक चीज बदलो और कई चीजें अपने आप बदल जाएं? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये छोटी जीत की तरह होती हैं जो बड़े बदलाव को शुरू करती हैं। कोई ठोस उदाहरण है इसका? किसी कंपनी के स्तर पर शायद आपने एल्कोआ का नाम लिया था। हाँ, एल्कोआ और उसके पूर्व CEO पॉल ओनील का उदाहरण शायद सबसे प्रसिद्ध है। 1987 में जब ओनील ने संघर्ष कर रही एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ की कमान संभाली तो सब सोच रहे थे कि वो मुनाफे, लागत कटौती की बात करेंगे। लेकिन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनील ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी कर्मचारी सुरक्षा। वर्कर सेफ्टी। सुरक्षा? एक CEO के लिए ये थोड़ा अजीब फोकस नहीं था? मुनाफे का क्या? बिल्कुल। निवेशक हैरान और नाराज थे। उन्हें लगा ये क्या बात हुई। लेकिन ओनील का मानना था कि सुरक्षा एक मूल आदत बन सकती है। उन्होंने एक कठोर नियम लागू किया। किसी भी कर्मचारी को चोट लगने पर उसके यूनिट प्रेसिडेंट को 24 घंटे के भीतर ओनील को पर्सनली रिपोर्ट करना होगा और उस दुर्घटना को रोकने का प्लान बताना होगा। बाप रे। इस एक नियम ने पूरी कंपनी को हिला दिया। इसे लागू करने के लिए कम्युनिकेशन के नए और बेहतर तरीके बनाने पड़े। मैनेजर्स को कर्मचारियों की बात सुननी पड़ी, प्रक्रियाओं को बारीकी से जांचना पड़ा ताकि दुर्घटनाएं ना हो। और जब सुरक्षा के लिए प्रोसेस सुधरे तो उत्पादन की क्वालिटी और एफिशिएंसी भी अपने आप बढ़ गई। कर्मचारियों को लगा कि कंपनी उनकी परवाह करती है तो उनका मनोबल बढ़ा। सही बात है। अंत में सुरक्षा पर फोकस करने का ये एक मूल आदत ने एल्कोआ की पूरी संस्कृति बदल दी।
ओनील के कार्यकाल में एल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ा और ये दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई। वाह, मतलब एक आदत बदलूं और पूरी कंपनी बदल जाए। क्या व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी मूल आदतें होती हैं? निश्चित रूप से। शोध बताते हैं कि नियमित व्यायाम एक बहुत शक्तिशाली मूल आदत है। व्यायाम, अच्छा। हाँ, जो लोग व्यायाम की आदत डालते हैं वे अक्सर पाते हैं कि वे बेहतर खाने लगते हैं, कम सिगरेट पीते हैं, ज्यादा धैर्यवान बनते हैं, कम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। अरे वाह। व्यायाम खुद ही कई अच्छी आदतों को ट्रिगर करता है। इसी तरह नियमित रूप से परिवार के साथ डिनर करना, रोज सुबह अपना बिस्तर बनाना, बिस्तर बनाना, ये भी हाँ, छोटी सी आदत है, हाँ। पर यह भी अनुशासन और व्यवस्था की भावना देती है जो दूसरे क्षेत्रों में फैल सकती है। अपने खर्चों पर नजर रखना भी मूल आदत हो सकती है। खाने की डायरी रखना भी एक उदाहरण है। सिर्फ लिखने की क्रिया लोगों को उनके खाने के पैटर्न के प्रति जागरूक करती है, जिससे वे स्वस्थ विकल्प चुनने लगते हैं। शायद किसी एक मूल आदत पर फोकस करना ज्यादा असरदार हो सकता है। अब एक और चीज जिस पर अक्सर बात होती है, इच्छा शक्ति, विल पावर। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों में होती है या इसे भी आदत की तरह विकसित किया जा सकता है? हाँ, इच्छा शक्ति ये एक बहुत ही आम धारणा है कि ये एक जन्मजात गुण है, या तो आपके पास है या नहीं है। लेकिन शोध इसे एक अलग नजरिए से देखता है। चार्ल्स दुहीग बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी? मसल की तरह। हाँ। पहली बात, जैसे मांसपेशी ज्यादा काम करने से थक जाती है, वैसे ही इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से ये भी अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती है। इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। वो कुकीज और मूली वाला प्रयोग शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, मार्क मोरावेन का वो क्लासिक प्रयोग यही दिखाता है। उन्होंने छात्रों को एक कमरे में बिठाया जहां ताजी पकी कुकीज की खुशबू आ रही थी। एक ग्रुप को कुकीज खाने की इजाजत थी, जबकि दूसरे ग्रुप को खुद को रोककर सिर्फ मूली खाने को कहा गया। बेचारों को। हाँ। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक बहुत मुश्किल पहेली हल करने को दी गई। नतीजा, जिन छात्रों ने कुकीज खाने की इच्छा को दबाने में अपनी इच्छा शक्ति खर्च की थी, वो जल्दी थक गए होंगे। बिल्कुल, वे पहेली पर बहुत जल्दी हार मान गए, जबकि कुकीज खाने वाले ग्रुप ने ज्यादा देर तक कोशिश की। इससे पता चला कि इच्छा शक्ति एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो अगर ये थक जाती है तो इसे मजबूत कैसे करें? क्या इसे ट्रेन किया जा सकता है? हाँ, और यही दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जैसे मांसपेशी को अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी। इच्छा शक्ति को एक कौशल या आदत की तरह सीखा और विकसित किया जा सकता है। और इसका सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पहले से योजना बनाएं। मुश्किल पलों के लिए एक क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन तैयार करें। यानी जब एक्स होगा तो मैं वाई करूंगा। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण, जैसे स्टारबक्स अपने कर्मचारियों के साथ करता है, सुना था मैंने। स्टारबक्स का उदाहरण बेहतरीन है। बिल्कुल, उन्होंने पाया कि बरिस्ता को अक्सर मुश्किल या गुस्सैल ग्राहकों का सामना करना पड़ता है। ये एक इशारा है जो उनकी इच्छा शक्ति को कम कर सकता है। हाँ, जाहिर है। अगर उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो वे ग्राहक पर चिल्ला सकते हैं या खराब सर्विस दे सकते हैं। इससे निपटने के लिए स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को लाटे पद्धति सिखाई। LATTE? लाटे, कॉफी वाला। हाँ, नाम वही है, पर ये एक पूर्व नियोजित क्रिया है, रूटीन। लाटे का मतलब है लिसन, ग्राहक की बात ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, उसकी समस्या को स्वीकार करो। टेक एक्शन, समस्या हल करने के लिए कदम उठाओ। थैंक, ग्राहक को धन्यवाद दो। एक्सप्लेन, बताओ कि आपने क्या किया। अच्छा, ये पूरा एक प्रोसेस है। हाँ, ये रूटीन कर्मचारियों को एक ढांचा देता है कि मुश्किल स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ताकि उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने में मदद मिले। ये इनाम है। और इच्छा शक्ति कम खर्चो। यानी उन्होंने मुश्किल पलों के लिए एक आदत बना दी, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। बिल्कुल, स्टारबक्स कर्मचारियों को ये भी अभ्यास कराता है कि वे संभावित मुश्किल स्थितियों की कल्पना करें। जैसे कोई ग्राहक चिल्ला रहा है और सोचे कि वे लाटे पद्धति का उपयोग कैसे करेंगे। वैसे लिख भी लेते हैं। ओह, विजुअलाइजेशन और प्लानिंग। हाँ, ये मानसिक अभ्यास उन्हें वास्तविक स्थिति के लिए तैयार करता है। इसी तरह स्कॉटलैंड में सर्जरी कराने वाले मरीजों पर एक अध्ययन हुआ था, जिन मरीजों ने अपनी रिकवरी योजनाओं को विस्तार से लिखा था। जैसे, जब मुझे दर्द महसूस होगा तब भी मैं इतने बजे 15 मिनट के लिए चलूंगा। वे उन मरीजों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हुए जिन्होंने सिर्फ सामान्य निर्देश लिए थे। उन्होंने मुश्किल क्षणों, दर्द के लिए अपनी प्रतिक्रिया, चलना, पहले से तय कर ली थी। उनकी इच्छा शक्ति को एक ऑटोमेटिक दिशा मिल गई। तो इच्छा शक्ति को एक आदत बनाना मतलब मुश्किल क्षणों के लिए पहले से योजना बनाना और उसे दोहराना। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ,
ये इच्छा शक्ति को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। आप अपनी लिमिटेड इच्छा शक्ति को उन क्षणों के लिए बचा लेते हैं जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर मैं सही समझी तो हमने देखा कि आदतें असल में 3 हिस्सों वाला एक फंदा है, इशारा, क्रिया, इनाम, जो हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में बस जाती हैं और ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिक रूप से चलती हैं। सही। और इन्हें चलाने वाली मुख्य शक्ति है इशारा देखते ही इनाम पाने की तीव्र इच्छा या क्रेविंग। बिल्कुल सही कहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि ये आदतें मिटती नहीं हैं, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम कहता है, इशारा और इनाम वही रखो, बस बीच की क्रिया बदल दो। और इस बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए विश्वास और अक्सर एक सहायक समूह की जरूरत होती है। हमने ये भी समझा कि कुछ आदतें, जिन्हें मूल आदतें कहते हैं, जैसे व्यायाम या सुरक्षा पर फोकस, डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकती हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। और अंत में इच्छा शक्ति कोई फिक्स चीज नहीं, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है जो थक सकती है, लेकिन जिसे योजनाबद्ध अभ्यास और पूर्व नियोजित क्रियाओं के जरिए एक आदत की तरह मजबूत भी किया जा सकता है, जैसे स्टारबक्स की लाटे मेथड। और ये सब कितना गहराई से हमारे अवचेतन में जुड़ा है, ये यूजीन पॉली के केस से पता चलता है। वायरस से दिमाग का हिपोकैम्पस नष्ट होने के बाद वो नई घटनाएं या चेहरे याद नहीं रख सकता था। हाँ, वो याददाश्त वाला केस। हाँ, लेकिन उसका बेसल गैंग्लिया सही सलामत था, इसलिए वो नई आदतें बना सकता था, जैसे रोज एक ही रास्ते पर टहलने जाना, हालांकि उसे याद नहीं रहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या उसका घर कहाँ है। उसकी आदतें उसकी चेतना से स्वतंत्र होकर काम कर रही थी। और यहीं पर आकर एक बड़ा, शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में डोइक भी किताब के अंत में इशारा करते हैं। जब हमारी इतनी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक आदतों से नियंत्रित होती हैं, जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं, और जब कंपनियां हमारी आदतों का, जैसे हमारी खरीदारी की आदतें, जैसा टारगेट ने किया, या जुए की लत जैसा कैसीनो करते हैं, विश्लेषण करके उनका फायदा उठा सकती हैं, तो हम अपने व्यवहार के लिए कितने जिम्मेदार हैं? क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल उतनी स्वतंत्र है जितना हम सोचते हैं, या हम काफी हद तक अपने प्रोग्राम्ड आदतों के अनुसार ही जी रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने चुनावों पर शायद गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं,